गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं निबंध के बारे में बताने के लिए आया हूँ। निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, निबंध का परिचय कैसा होना चाहिए, उसके उदाहरण क्या क्या होते हैं और उपसंहार कैसे होना चाहिए, ये बातें आज हम निबंध लेखन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आज का विषय है निबंध लेखन। निबंध शब्द दो शब्दों ने तथा बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय पर अपने मन विचारों को एक रूपता दे सकते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो, उस विषय की अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करनी चाहिए। तत्पश्चात निबंध की रूपरेखा बनानी चाहिए। निबंध का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध में सहज और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में अधिक से अधिक विचार कम से कम शब्दों में लिखने चाहिए। निबंध लिखते समय उसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए: आरंभ या प्रस्तावना, मध्य या विषय वस्तु तथा अंत या उपसंहार। निबंध में यथास्थान मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों तथा कविताओं की पंक्तियों के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली होता है। निबंध की समाप्ति आकर्षक उपसंहार से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ निबंध देखें। महात्मा गांधी पर निबंध देखिए। दीदी हमें आजादी, बिना खर्च बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। प्रस्तावना: हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है, जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे, जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था। बचपन एवं शिक्षा: इस महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास था। आपके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई दी। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर आप वकालत करने इंग्लैंड चले गए। वकालत करके लौटने पर वकालत प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान आपको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देख बड़े दुखी हुए। उनमें राष्ट्रीय भावना जागी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए। अंग्रेजों की कूटनीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। सिद्धांत: गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के उच्च आदर्शों एवं सत्य के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा और वे हमारा देश छोड़ चले गए। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अन्य कार्य: गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किया, उन्हें हरिजन नाम दिया।
भाषा, जाति और धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रयत्न किया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। सूत काटने, सब धर्मों को आदर से देखने और सत्य, अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। उपसंहार: गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आजादी के पश्चात देश टुकड़ों में विभाजित हुआ। भारत, पाकिस्तान। इस बात का आपको बहुत दुख पहुंचा। हमारा दुर्भाग्य था कि इस नेता का मार्गदर्शक हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पा सके और नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति की गोली से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। एक भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा हमारे बीच से चला गया। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके आदर्श, सिद्धांत हमें सदैव याद रहेंगे। उनका नाम अमर रहेगा। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गाद गए कोटि दृग उसी ओर। दीपावली पर निबंध देखें। मेरी इस सामर धरती पर सोना चांदी बरसे, ऐसे दीपक जले कि जिससे स्वर्ग धरा को तरसे। प्रस्तावना: प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली हैं। इनमें से दीपावली सबसे प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार का ध्यान आते ही मन मयूर नाच उठता है। यह त्योहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आलोकित करता है। दीपावली कब और क्यों मनाई जाती है? यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। इन सभी कारणों से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली की तैयारी: यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने के कई दिन पहले से भी घरों की लिपाई पुताई, सजावट प्रारंभ हो जाती है। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं। वर्षा के बाद की गंदगी भव्य आकर्षण, सफाई और स्वच्छता में बदल जाती है। उत्सव: यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापार अपने बही खाते नए बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। खीर बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी, पटाखे छोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। गृहिणियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद भूल कर आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। उपसंहार: दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर व समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें इस बुराई से बचना चाहिए। पटाखे सावधानी पूर्वक छोड़ने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य एवं व्यवहार से किसी को भी दुख न पहुंचे, तभी दीपावली का त्योहार मनाना सार्थक होगा।
विज्ञान के चमत्कार पर निबंध देखें। प्रस्तावना। आज पूरी दुनिया में विज्ञान की पताका लहरा रही है। जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है, गहरे से गहरे पानी में सांस ले सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरियों को चंद घंटों में पार कर सकता है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से कई बड़े क्षेत्रों में सफलता पाई है, जैसे कि चिकित्सा, सूचना क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान, यातायात आदि। विज्ञान के चमत्कार। ईंधन, सूचना, कंप्यूटर उपकरण आदि ऐसे कई अनोखे साधन विज्ञान ने दिए हैं, जिनसे जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, एसी, टीवी, कूलर, लाइट्स आदि कई साधन मानव को विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। अब तो विज्ञान ने बिजली के कई ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जिनसे मानव का काम और भी आसान बन गया है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, सोलर गैस, मोबाइल फोन, हीटर आदि। विज्ञान द्वारा किए गए यह सभी आविष्कार मनुष्य के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, कृषि, मनोरंजन, उद्योग आदि सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य। यातायात। आज विज्ञान ने मानव के जीवन की दूरियों को बेहद ही कम कर दिया है। पहले जहां मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई वर्ष लग जाते थे, वहीं आज मानव कई मीलों की दूरियों को कम समय में पार कर लेता है। बेहद ही कम समय में मनुष्य ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार आदि सभी यातायात के साधन इजाद कर लिए हैं। मनोरंजन। आज का मनुष्य दिन पर दिन कड़ा परिश्रम करके सफल होना चाहता है, लेकिन इस परिश्रम के बाद हर इंसान को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज रेडियो, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर, 3D सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें विज्ञान द्वारा इजाद किया गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के वीडियो कॉलिंग द्वारा तो हम दूर बैठे हमारे रिश्तेदारों से आमने सामने बात कर सकते हैं। चिकित्सा। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कई ऐसे रोग जिनका इलाज संभव नहीं था, अब वह संभव है। औषधि विज्ञान तथा चिकित्सा आज इतनी विकसित हो गई है कि आज हर रोग का इलाज हो सकता है। विज्ञान की मदद से अब कैंसर, टीबी जैसे कई लाइलाज रोगों को दूर किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को इजाद करके आज विज्ञान जीवनदाता बन चुका है। कृषि व व्यवसाय। विज्ञान ने कृषि, उद्योगों, कल कारखानों आदि का असीमित विकास किया है। कृषि को आज काफी विकसित क्षेत्र बना दिया है। विज्ञान द्वारा तैयार इस्पात, खाद व उपकरण, खाद्य पदार्थ, वाहन, वस्त्र आदि बनाने के असीमित कारखाने हैं। वहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी विज्ञान की सहायता से पर्याप्त विकास हुआ है। उपसंहार। इन सभी बातों से पता चलता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं है, वह मानव के हाथ में आकर शक्ति प्राप्त करता है। विज्ञान पूरी तरह मानव पर निर्भर है, इसीलिए मानव को सोचना होगा कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जाए। अतः विज्ञान की शक्तियों का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। विज्ञान के बारे में कवि दिनकर ने ठीक ही कहा है, विष्णु सरीखा पालक है, शंकर जैसा संहार। अर्थात विज्ञान का सदुपयोग करें तो वह विष्णु की तरह पालन करने वाला है, और दुरुपयोग करें तो शंकर की तरह विनाश करने वाला है। इसीलिए हमें सदा विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। प्रदूषण एक गंभीर समस्या पर निबंध देखें। प्रस्तावना। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं।
प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्भर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती हैं तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती हैं। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिंपौं, लाउड स्पीकरों की कर्ण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन में खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं तो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से रिसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। सुधार के उपाय, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हो, हरियाली से ओत-प्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषण मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। स्मरणीय बिंदु, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उस विषय की अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करनी चाहिए। तत्पश्चात निबंध की रूपरेखा बनानी चाहिए। निबंध का आरंभ प्रभावशाली होना चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा निबंध कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा क्या है और 2-3 निबंधों का उदाहरण भी आपने देखा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं। अंतरिक्ष में भारत का योगदान विषय पर आप एक निबंध लिखिए। स्कूल आने के बाद मुझे दिखाइए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, शुरू।